मेरा नाम आमिर शाह है और पिछले तकरीबन 30 सालों से मैं मुख्तलिफ़ इदारों में, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ बंगलों पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता रहा हूँ। इस दौरानिए में कुछ ऐसी जगहें थीं, कुछ ऐसे वाक़यात थे, कुछ ऐसी बातें थीं जो मेरे साथ पेश आईं और ना सिर्फ पेश आईं बल्कि काफ़ी अरसे तक उन तमाम बातों का, उन तमाम वाक़यात का मेरी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर रहा। उन्हीं में से कुछ इस तरह के वाक़यात हैं जिन वाक़यात को मैं जब भी याद करता हूँ तो आज भी एकदम से मेरे ऊपर न सिर्फ कपकपी तारी हो जाती है बल्कि मुझे लगने लगता है कि ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि ये सब कुछ मेरे साथ होने के बावजूद मैं ना सिर्फ महफूज रहा बल्कि खैरियत से अपने घर वालों, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के पास वापस आ गया। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये 2003 का वाक़या है और उस वक्त मुझे मेरी जो कंपनी थी यानी जिस कंपनी में मैं उस दौर में काम किया करता था तो उन लोगों ने नूरियाबाद में एक टेक्सटाइल मिल ज़ेर तामीर थी। तो उस टेक्सटाइल मिल के बिल्कुल सामने मुझे एक छोटी सी जगह फराहम कर दी थी जहाँ पे मुझे न सिर्फ रहना था बल्कि वहाँ की यानी उस फैक्ट्री की जो भी सिक्योरिटी है उसको ये यकीनी बनाना था। खैर जब ये जो फैक्ट्री थी या जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये ज़ेर तामीर थी तो उस वक्त तक के लिए हमें कहा गया था कि सामने पलंग डाल के कुछ टाइम के लिए आपको रहना होगा और जैसे जैसे इस इंडस्ट्री की तामीरात मुकम्मल होती हैं तो आपको इसके अंदर ही रिहायशी कमरा फराहम कर दिया जाएगा। अब क्योंकि ये जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब होती है उसमें आपके लिए लाजिम नहीं होता कि जिस इदारे में या जिस घर में आप सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करने वाले हैं वहाँ पे आपको रिहाइश फराहम की जाएगी या नहीं की जाएगी। खैर अल्लाह का शुक्र कि मैंने वहाँ पे जब सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू किए तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। दिन के औकात में उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तामीर के लिए बहुत सारे मज़दूर आया करते थे और उनके साथ साथ एक सुपरवाइज़र भी मौजूद हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे शाम का टाइम करीब आता वैसे वैसे एक एक करके ये जितने भी मज़दूर थे इवन के जो सुपरवाइज़र भी था वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाते और जैसे ही मगरिब होती या अंधेरा होना शुरू होता तो मैं अकेला उस अंडर कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल के सामने पलंग के ऊपर बैठा रहता। जैसे लेट नाइट होती यानी 9 या 10 बजते तो मैं आम तौर पे रेडियो निकाल के रेडियो सुनने लगता और आंखें बंद करके लेट जाता। इसी दौरानिए में अक्सर ऐसा होता कि मेरी एकदम से आंख लग जाती और कभी कभी ऐसा होता कि पूरी पूरी रात मैं ऐसे ही करवटें बदलता रहता। अब क्योंकि मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालना था तो इस खौफनाक जगह पे, इस वीरान जगह पे मुझे बहालत मजबूरी जॉब को कंटिन्यू करना था। जबकि मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए 10 या 12 दिन गुजर चुके थे तो एक रात कुछ अजीब वाक़या मेरे साथ पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से कि रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था और जैसे कि आम तौर पे मैं रेडियो ऑन करके आंखें बंद करके लेट जाया करता था तो वैसे ही मैंने आंखें बंद की हुई थी और मेरी कोशिश थी कि किसी भी तरह मेरी आंख लग सके। इसी दौरानी में जबकि मैंने आंखें बंद की हुई थी ऐसा लगा कि रेडियो एकदम से चलते चलते बंद हो गया है। हो सकता है कि जो रेडियो था इसके जो भी सेल्स थे वो ख़त्म हो चुके हों। खैर मैंने मुसलसल अपनी जो आंखें थीं उनको बंद रखा और मुसलसल कोशिश कर रहा था कि इसी दौरानिए में मेरी आंख लग जाए। अभी जबकि मुश्किल से 10
या 15 मिनट मज़ीद गुज़रे होंगे, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मेरे अतराफ़ से या मेरे करीब ही किसी एरिए से एकदम से घुंघरूओं की या पायल की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो आवाज़ थी, ये इस कदर वाज़े आवाज़ थी कि मुझे क्लियरली अंदाज़ा हो रहा था कि कोई ना कोई है जो मेरे बहुत ही करीब मौजूद है, जिसने हो सकता है पायल या घुंघरू पहन रखे हों। अब क्योंकि मैं जहाँ पे मौजूद था या जहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है ज़ेर तामीर थी, उसके अतराफ़ में तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर तक ना ही आबादी मौजूद थी और ना ही इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह मौजूद हुआ करती थीं। आप कह सकते हैं कि यह मुकम्मल तौर पे एक सुनसान और वीरान एरिया था और यहाँ पे अक्सर औक़ात पुलिस की गाड़ियाँ भी बहुत कम आया करती थीं। खैर, जब मुझे मुसलसल ये पायल, ये घुंघरूओं की जो आवाज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके आती चली गई, तो अब मैंने आंखें खोली और अपने अतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया। कभी ऐसा लगता कि ये जो आवाज़ है वो सीधे हाथ की तरफ से आ रही है, कभी ऐसा लगता ये जो आवाज़ है, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके पास से आ रही है, और कभी ऐसा लगता कि मेरी बैक साइड पे कोई मौजूद है जो मुसलसल ज़मीन पे पाँव रखते हुए ना सिर्फ चल रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रहा है वैसे वैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुतअद्दिद बार उस आवाज़ को फॉलो करने के बावजूद ना ही मुझे अब तक कोई नज़र आया था और ना ही किसी को मैं अपनी आंखों से तलाश कर पाया था। खैर, ये जो रात थी ये इसी आँख मचोली में जैसे तैसे करके मुकम्मल हुई। अगले दिन फिर जब मैं उठा तो दोबारा से वही सारे काम थे और पता ही ना चला कि कैसे कैसे ये जो दिन है वो गुज़रता चला गया। खैर, जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई तो देखते ही देखते जितना भी स्टाफ था, ख़ास तौर पे ये जो मज़दूर थे, वो ना सिर्फ अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे, बल्कि अब दोबारा से ये जो अंधेरी रात थी वो नागन बन के मेरे दर पे तैयार खड़ी थी। ऐसा लग रहा था ये खौफनाक, भयानक और अंधेरी रात न सिर्फ एकदम से मेरे आंचल में आ गिरी है, बल्कि शायद दोबारा से आज रात फिर वही कुछ होने वाला है जो कि पिछली रात मेरे साथ होता रहा था। जैसे जैसे टाइम गुज़रता चला गया वैसे वैसे मेरे दिल की जो धड़कनें थीं वो ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थीं, बल्कि मैं मुसलसल रेडियो चलने के बावजूद गौर कर रहा था कि एकदम से कहीं पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना दोबारा से ना शुरू हो जाए। और कभी कभी वही होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ऐसा ही हुआ कि जैसे ही रात के 11, साढ़े 11 बजे दोबारा से एकदम से जो मेरा रेडियो था वो ना सिर्फ बंद हो गया, बल्कि अब मुझे बारी बारी मेरे अतराफ़ से पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कोई वजूद मेरे करीब मौजूद है जो मुसलसल ना सिर्फ मेरे अतराफ़ में चक्कर लगा रहा है, बल्कि जैसे जैसे वो मेरे अतराफ़ से, मेरे सामने से, मेरे पीछे से गुज़रता चला जाता है, वैसे वैसे एक धीमी सी खुशबू का ना सिर्फ मुझे एहसास होता है, बल्कि लगने लगता है कि कोई वाकई में मेरे बहुत करीब मौजूद है। लेकिन अजीब बात ये थी कि आज भी ये आँख मचोली वैसे ही जा रही थी और मेरे लाख चाहने के बावजूद अब तक वो वजूद ना मुझे नज़र आया था और ना ही उसके नज़र आने के इम्कानात नज़र आ रहे थे। खैर, जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुज़रा तो एकदम से ये जो आवाज़ थी ये आना बंद हो चुकी थी। अब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आंखें बंद की और सोने की तैयारी करने लगा। अभी जबकि मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि एकदम से
मुझे अपनी बैक साइड से, यानी जहाँ पे पलंग पे मैंने अपना सर रखा हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे से ऐसा लगा किसी के चलने की या कदम रखने की आवाज़ें आना शुरू हुई हैं। और जैसे जैसे कोई मेरे पीछे की तरफ कदम रख रहा था, वैसे वैसे छन 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 इस तरह पायल और घुंघरूओं की जो आवाज़ थी वो ना सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी, बल्कि अब मुझे यकीन हो चला था कि जो आवाज़ है ये सरासर मुझे डराने के लिए आया करती है। और अब भी वैसा ही होगा कि मेरे लाख चाहने के बावजूद ना ही कोई नज़र आएगा और ना ही मेरी ये जो कन्फ्यूजन है वो किसी भी कीमत पे दूर हो पाएगी। लेकिन कुछ अजीब सा मामला हुआ। देखते ही देखते ऐसा लगा मेरे कंधों पे किसी ने एकदम से आके अपना हाथ रखा है। और जैसे ही मुझे अपने कंधों पे किसी के हाथ का एहसास हुआ तो एकदम से मैंने आंखें खोली। और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे कंधे पे एक बहुत ही हसीन व जमील लड़की का ऐसा लग रहा था ना सिर्फ हाथ रखा गया है, बल्कि उसकी जो उंगलियां थी या उसका जो हाथ था वो इस कदर हसीन था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहां का हुस्न उस हसीना के इस हाथ में समाया हुआ है। खैर, जैसे ही इस हसीन हाथ को अपने कंधे पे मैंने बगौर देखा तो अगले ही लम्हे मैं एकदम से उठ के बैठा। और जैसे ही मैं उठ के बैठा तो मैंने पलट के पीछे की तरफ देखना शुरू किया। और जैसे ही मैंने अपने पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि जैसे कोई नई नवीली दुल्हन जिसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है वो बिल्कुल मेरे पीछे न सिर्फ आके खड़ी हुई है, बल्कि उसने अपने चेहरे के सामने ऐसा लग रहा है जैसे घूंघट को डाल रखा है। एक अजीब सी धीमी धीमी खुशबू थी जो मुसलसल मुझे उस सनफ़े नाजुक के पास से आ रही थी। और एक अजीब सी दिलकशी थी, ये एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे उसके अंदर से महसूस हो रही थी। खैर, इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके शहर में मुकम्मल तौर पे मुब्तला हुआ जाता था, तो जब मेरी नज़र एकदम से उस लड़की के, उस हसीना के पाँव की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के जो पाँव हैं वो कुछ अजीब तरीके से टेढ़े पाँव हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जो उंगलियां हैं वो आगे के बजाय पीछे की तरफ हैं, जबकि उसकी जो एड़ियां थीं वो बजाय इसके कि पीछे की तरफ होती वो आगे की तरफ नज़र आ रही थी। अब जब मैंने उसके उल्टे पाँव समेत उस हसीना को बगौर देखा तो इसी दौरानिया में कि जब मेरी नज़र उसके पाँव से हट पाती, उसने अपने चेहरे के सामने से जो घूंघट था उसको एकदम से हटा दिया। अब जैसे ही उस हसीना के चेहरे के सामने से ये जो घूंघट था वो हटा, तो जब मेरी नज़र उस हसीना के चेहरे पे पड़ी तो ऐसा लग रहा था उसका चेहरा हसीन व जमील होने के बजाय आधा जला हुआ है और आधा ज़ख्मी चेहरा है। कुछ अजीब से खौफनाक से उसके नकूश थे और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे आग बरस रही है। अब उसको जब मैंने इस हुलिये में या उसके असल हुलिये में बगौर देखा तो मैं एकदम से पीछे हटा। और जैसे ही मैं पीछे हटा तो एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो न सिर्फ उस चुड़ैल के चेहरे पे मौजूद थी, बल्कि अब लग रहा था मेरा यहाँ से बचना या इससे बच के यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। बहरहाल, जो भी कुरानी आयात मुझे आया करती थीं, मैंने ना सिर्फ उनकी तिलावत शुरू की, बल्कि मैं उल्टे पाँव जिस कदर दूर भाग सकता था भागता चला गया। और भागते ही भागते मुझे याद नहीं है कि मैं किस चीज़ से टकराया। शायद कोई दरख्त था मैं जिससे जाके टकरा चुका था। खैर, जब मैं उस दरख्त से टकराया तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगले दिन जब मेरी आँख खुली
तो मैं ज़ख्मी हालत में न सिर्फ हॉस्पिटल में मौजूद था, बल्कि जो भी अमला था, जो भी सुपरवाइज़र था, वो सारे के सारे लोग मेरे अतराफ़ में मौजूद थे और सब बड़ी बेचैनी से मुझसे जानना चाहते थे कि रात को मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया था। मेरा ख़्याल है कि जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था ये 2020 या 21 चल रहा था और उस दौर में पूरे के पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में न सिर्फ कोरोना मौजूद था, बल्कि इस कदर पाबंदियाँ तमाम मुल्कों में, शहरों में हुकूमतों की तरफ से लगी हुई थी कि आज़ादाना घूमना, ख़ास तौर पे रात के औकात में घर से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। खैर, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो ड्यूटी थी या मेरे जो ड्यूटी आवर्स थे वो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म हुआ करते थे। अब मेरी ड्यूटी क्योंकि सिक्योरिटी की ड्यूटी थी, तो मैं कोरोना की वजह से ना ही छुट्टियां कर सकता था और ना ही मुझे छुट्टियां करने की इजाज़त थी। खैर, किस्सा मुख्तसर, इसी तरह एक रात थी और रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था जब मैं अपने ऑफिस से या जहाँ पे मैं ड्यूटी किया करता था वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हुआ। तो मेरे घर का जो रास्ता था वो तकरीबन 20 या 25 मिनट का रास्ता था और मेरा ख्याल था कि मैं खैरियत से इस टाइम के अंदर अपने घर में पहुँच जाऊँगा। अजीब बात ये थी कि मेरे घर का जो रास्ता था उस रास्ते में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड आया करता था। खैर, ये जो ग्राउंड वाला रास्ता था ये हमारी मर्ज़ी थी, अगर हम जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं तो हम इस ग्राउंड वाले रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें ग्राउंड इस्तेमाल नहीं करना तो 5 या 7 मिनट का जो रास्ता था वो बढ़ जाया करता था। अब क्योंकि मैं जल्दी में था, रात को बहुत देर हो चुकी थी और मेरी पूरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है घर पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं ग्राउंड के अंदर एंटर हुआ तो ये जो ग्राउंड था ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था। आम तौर पे इस ग्राउंड में एक ना एक लाइट हर वक्त जला करती थी, लेकिन आज कुछ अजीब मामला था कि एक भी लाइट मौजूद नहीं थी और ऐसा लग रहा था पूरा ग्राउंड मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ है। खैर, मेरे पास जो कीपैड मोबाइल था, मैंने वो कीपैड मोबाइल बाहर निकाला, उस मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी उस रास्ते के ज़रिए अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने आधा ग्राउंड क्रॉस किया तो मुझे लगने लगा कि एकदम से मेरे पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि ना सिर्फ कदमों की बल्कि अब पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। जो भी मुसलसल मेरे पीछे चल रहा है या तो उसने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं या फिर वो यकीनन कोई ना कोई औरत है। बहरहाल, चलते चलते जब मैंने एकदम से पीछे की तरफ पलट के देखा तो वाकई में एक औरत थी जिसने शायद ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और अजीब बात ये थी कि उसने बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है और बज़ाहिर उसकी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो 45 या 50 साल की कोई औरत हो। बहरहाल, जब मैं मुड़ा और मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया तो बजाय इसके कि मैं उससे कुछ पूछता या उससे कहता कि आपको कहाँ जाना है, उसने बाकायदा मेरा नाम लिया और नाम लेने के बाद वो कहने लगी कि तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहा है। जब उस औरत ने, जो कि एक अजनबी औरत थी, कुछ अजीब तरीके से मेरा नाम लेके ये अजीब सा सवाल किया तो मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा।
मैं सोच रहा था कि पता नहीं कौन बदतमीज़ औरत है जिसको मैं जानता तक नहीं, इसने बाकायदा मेरा नाम लेके मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी से बात की है। खैर, इससे पहले मैं कुछ कह पाता या उससे अपने गुस्से का इजहार करता, वो कहने लगी कि तेरा बाप जिसका नाम फला फला है वो भी गए वक्तों में यहाँ से गुजरा करता था और एक दफ़ा उसकी भी मुझसे इतनी रात में मुलाकात हुई थी। अब जब उस औरत ने इतना एक्यूरेट मेरे फादर का भी नाम लिया तो वाकई में मैं सोचने लगा कि बिलाखिर ये कौन औरत है जो कि ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे फादर को नाम के साथ जाना करती है। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके ऊपर या उसकी बातों पे गौर कर रहा था, एकदम से मेरी नज़र जब उसके पैरों के ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो ना सिर्फ उल्टे पाँव हैं बल्कि ऐसा लग रहा है उसके पाँव पे बेतहाशा ज़ख़म मौजूद हैं और उन ज़ख़्मों के साथ साथ उसके पाँव पे बहुत बड़े बड़े काले काले बाल मौजूद हैं। अब जैसे ही मेरी नज़र उसके उल्टे पाँव पे पड़ी तो मुझे यकीन हो चला कि जो मखलूक अभी इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो कम से कम इंसान नहीं हो सकती। खैर, अगले ही लम्हे मैं फ़ौरन से पलटा और पलटने के बाद जितनी भी आयत मुझे आया करती थीं मैंने ज़ोर ज़ोर से उनकी तिलावत शुरू की और जैसे तैसे भागता गिरता पड़ता बिलाखिर अपने घर खैरियत से पहुंच गया।